गुड आफ्टरनून दोस्तों। फिर से एक बार मैं सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग परीक्षा में। मैं कुलदीप सर फिर से एक बार एक नई सीरीज लेके आया हूं आप सभी के लिए। साइंस माने की विज्ञान की, साइंस माने विज्ञान की, और सर ने जिम्मेदारी शुरुआत करने की मेरे तरफ दी है आज। ठीक है, तो सर थोड़ी देर में आपके आपके सामने आ जाएंगे। पर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल कोट आपके लिए लेके आया हूं। पढ़ेंगे सभी लोग। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बराबर है, क्योंकि कुछ बातें हमें मिलती है जिंदगी में, कुछ नहीं मिलती है। बराबर है, पर उनको अगर ना मिले वही अगर हमेशा हमारे मन में बैठा के रहेंगे और उसके लिए हम कुछ कुछ करे ही ना, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मेहनत ही है जो आपको उस बुलंदियों तक लेके जाएगी जहां पे आप जाना चाहते हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज के इस क्लास को फिर से शुरुआत करते हैं और एक रैपिड फायर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उन सभी क्वेश्चन का एक बार तुरंत तुरंत रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी? यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे बॉटनी लिखा है, यहां पे बॉटनी लिखा है, माने कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे? बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? बोलिए क्या रहेगा उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी ने इसका उत्तर दे दिया। इसका देखिए, वनस्पति विज्ञान के बारे में बोला गया तो इसका उत्तर रहेगा थियोफेराटस। हमारे एरिस्टोटल जो थे वो पिता थे, पप्पा थे किनके रे? वो थे बायोलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी के। किनके? बायोलॉजी और जूलॉजी के पप्पा थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आगे का, इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। हु डिस्कवर द बैक्टीरिया? माने कि जीवाणु को किसने खोज निकाला था? बताइए इसका उत्तर। रैपिड फायर चल रहा है, जल्दी जल्दी। यह क्वेश्चन 10 करोड़ का। बताइए कौन था रे? बहुत बढ़िया, सभी ने इसका उत्तर दिया। वैन लीवेनहुक। बराबर है, सही है, ओके, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? क्विक सिल्वर से हम किसको जानते हैं? क्विक सिल्वर का नाम किसका है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा? मर्क्यूरी रहेगा। क्या रहेगा? मर्क्यूरी रहेगा, मर्क्यूरी रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये रहा आपका मर्क्यूरी, जिसे हम पारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? जिन जिन लोगों ने कल की मेरी क्लास की थी उन सभी को ये आंसर आना ही चाहिए। बराबर है, बताइए जल्दी से। मेरी मजे ले रहे हो रे बोलने से? डी नहीं, ओके ठीक है, ले लो ले लो। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है। इसका उत्तर क्या रहेगा? क्लोरीन रहेगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्लोरीन रहने वाला है। बहुत बढ़िया। आगे एक और क्वेश्चन आप सभी का। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? दानिश सर भी आ जाएंगे, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है सर के, तो हॉस्पिटल गए हैं, बस जल्दी से आ जाएंगे और आपकी क्लास भी दानिश सर की शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं संभाल दो, मैं हूं ना आपके सामने। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा जी? फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल माने कि जिससे कि हम बिजली बनाते हैं कि कैसे रे? जो सनरेज आ रही है वो एक पॉट पे गिरेगी और क्या होगा? और क्या होगा? आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? सिलिकॉन। क्या रहेगा? सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा आंसर? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम कौन से फार्मूले से इंडिकेट करते हैं जिसके बारे में ओहम्स ने हमें बताया था? बताइए जल्दी से, उसका उत्तर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत जबरदस्त। इसका आंसर क्या रहेगा? हमने बोला था V इज इक्वल टू क्या रहता है रे? V इज इक्वल टू क्या रहता है? V इज इक्वल टू रहता है IR। बराबर है, तो
R इज इक्वल टू क्या रहेगा, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, और इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए अगर शरीर संक्रमण ग्रस्त हो गया है तो उससे रक्षा हमारी कौन करने वाला है। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, माने कि जिसे हम सोल्जर सेल से भी नाम उसका जानते हैं, सोल्जर सेल, सोल्जर सेल। बताइए क्या उत्तर है उसका। सभी लोग सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डब्ल्यूबीसी 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 सबका सही उत्तर है। क्या उत्तर है रे, डब्ल्यूबीसी, माने कि ऑप्शन बी आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये हमने कल क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस किया था, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने दे दिया था। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कर दिया, कमेंट करिए जल्दी से। हाँ, इसका उत्तर क्या रहेगा रे, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या रहेगा, केंद्रापसरण, ये उसका उत्तर रहेगा। क्लियर है सभी को, ये सभी ने उसका आंसर दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं, रैपिड फायर चल रहा है अपना। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट, दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, कहां पे, जमीन के अंदर। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका उत्तर दे दिया है। आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीजन। क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहने वाला है। ठीक है, और कितना था बता सकते हो, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, कितनी थी। ऑक्सीजन तो पहले नंबर पे था, बराबर है। सेकंड नंबर पे कौन था, सिलिकॉन था। थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, और फोर्थ नंबर पे कौन था, आयरन था। उसके परसेंटेज भी आपको याद रखने हैं, उनके परसेंटेज भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो अर्थ में कितना रहेगा, ये जमीन के अंदर कितना रहने वाला है, लगभग 46%। कितना रहेगा, लगभग 46%। देखिए इतने जल्दी लगभग 1500 बच्चे लाइव आ चुके हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी के लोग। इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा तो मेरी एनर्जी और बढ़ने वाली है। और आप सभी के लिए 1 2 3, आप चाहोगे तो 5 घंटे की भी लाइव सेशन आपके लिए ले लूंगा। ठीक है, बस आप तैयार रहिए, मैं भी आपके लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर क्वेश्चन इसी तरह से आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन पे कितने थे, ऑक्सीजन। सेकंड पे कौन है, सिलिकॉन। कौन है रे, सिलिकॉन। कितना परसेंटेज है, लगभग 28% है। थर्ड नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम। वो कितना है रे, लगभग 8.23% है। और आयरन कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 5.63% होता है। ये सभी को याद ही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इस पे से आ सकता है कि ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज होता है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ऑक्सीजन हमारे अर्थ में कितने परसेंट होता है, 46% होता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, खतरनाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए। मैंने कल आपको बोला था कि जो ओहम्स लॉ का ग्राफ होता है वो इंपॉर्टेंट है। उसी ग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर मैं ग्राफ निकाल रहा हूं किसका रे, वोल्टेज और करंट का, तो जो आपको रेजिस्टेंस वाली लाइन मिलेगी ना, कल हमने देखा था, वो कैसी रहेगी, कैसी रहेगी बताइए। ऑप्शन देखिए, हॉरिजॉन्टल रहेंगी माने कि समक्षितिज रहने वाली है, वर्टिकल माने कि खड़ी रहने वाली है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन माने कि इस तरह से रहने वाली है, या पैराबोलिक मतलब पैराबोलिक पाथ रहने वाला है, परवलिकीय रहने वाला है। बताइए जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा आपके दिमाग में आंसर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा रे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी ने एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दे दिया है। इसका उत्तर रहेगा अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये ग्राफ हमने कल देखा था। ये ओहम्स लॉ जी है, ये हमारे ओहम्स लॉ जी है जिन्होंने लॉ बताया था। ठीक है,
क्या था, V इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय आर था, ये लॉ था। उसके बाद जब यहां पे वोल्टेज वोल्टेज कहां पे लिया था हमने, वाई एक्स वोल्टेज लिया था हमने खड़ी लाइन पे, और करंट कहां पे लिया था, आड़ी लाइन पे, बराबर है। एक्स और वाई एक्सिस हो गई है। उसके बाद जो लाइन हमें यहाँ पे नीली वाली दिखाई दे रही है, वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। पर वो कहां से जा रही रे, वो जा रही है ओरिजिन माने की सेंटर से। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए, जब करंट की बात निकल ही गई है तो सभी लोग मुझे आंसर में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, किसने खोज निकाला था 1897 में। ठीक है, बताए 1897 में इलेक्ट्रॉन को किसने खोज निकाला था, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, सभी ने एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, जे जे थॉमसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बाकी के जो वैज्ञानिक है उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं जी। ठीक है, ओके देखिए, जे जे थॉमसन जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, बराबर है। वहां पे उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया था दो प्लेट्स के बीच में, और क्या हुआ था, जो कैथोड था, ठीक है, जो कैथोड था, तो निगेटिव साइड होती है हमारी, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल के आए थे। फिर क्या था, इन्होंने ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, और निगेटिव चार्ज होने की वजह से वो ऊपर जाएंगे, कहां पे जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन रे, जे जे थॉमसन। उसके बाद अगर मैं बात करूं निकोला टेस्ला जी की, निकोला टेस्ला, इनको सभी लोग जानते हैं। निकोला टेस्ला जी ने जो एसी करंट होता है हमारा, उसके बारे में बताया था। और इनको कौन नहीं जानता है, ये तो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन। बचपन में इनकी कहानी हम बचपन से सुनते आ रही है, क्योंकि ये कैसे थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देते था उनको, बराबर है। इनके मां ने इनको प्रोत्साहित किया था। बहरा होने के बाद भी इन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए कि मैं बता नहीं सकता हूं, इतने इन्वेंशंस किए हैं। तो इनका एक इन्वेंशन बहुत ज्यादा फेमस है, वो था डीसी करंट के बारे में। और एक कौन सा था बताइए, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में इनका इन्वेंशन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं न्यूटन जी की, ये तो न्यूटन जी है, बराबर है, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। वो कौन है, हमारे न्यूटन जी है। और न्यूटन के बारे में कौन नहीं जाता है, जैसे ही आप साइंस माने कि विज्ञान पढ़ने जाओगे तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक है, जो पहले वैज्ञानिक है, वो किसी को अगर याद होते होंगे तो वो है हमारे न्यूटन। ठीक है, उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। क्लियर है सभी को, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है, पीएच कितना होता है ह्यूमन ब्लड का, बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर देना नहीं छोड़ना है। जितने भी लोग लाइव है सभी के सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा रे, 7.5 to 8। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में 7.35 टू 7.4 ये नंबर आपको दिखाई देगा। पर अगर ये नंबर आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये गलत है क्या, नहीं, तो इसके पास वाला नंबर आपको सेट करना है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 7.5 to 8, 7.5 to 8। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके आगे बढ़े जी। नहीं, मैं आज रे नहीं बोलूंगा, मैं ठान के आया हूं आज मैं रे नहीं बोलने वाला हूं। बहुत लोग खिंचाई कर लिए मेरे, ठीक है, ओके आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, थोड़ा देख लेते हैं कि पीएच ऑफ ब्लड जो है अल्कलाइन क्यों होता है। क्योंकि हमें पता है जो ब्लड सेल्स होते हैं, यहाँ पे कोशिकाएं होते हैं, ये कोशिकाएं होगी हमारे, ठीक है, सेल्स हो गई।
तो सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, कौन निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है वो पानी के साथ माने कि H2O के साथ रिएक्ट करेगा और इससे बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा और ये H2CO3 आगे जाके H प्लस और HCO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, जिसे कि बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ब्लड में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। तो ये इसी के वजह से, किसके वजह से? HCO3 माइनस के वजह से ब्लड का पीएच कितना होता है रे? वो होता है लगभग 7.4 के आसपास होता है। क्योंकि हमें पता है बाइकार्बोनेट कैसे होता है? अल्कलाइन होता है। कैसे होता है? अल्कलाइन होता है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखने वाले हैं? वो लिखेंगे कि ब्लड का पीएच 7.4 माने कि अल्कलाइन किसके वजह से है रे? वो है बाइकार्बोनेट आयन के वजह से। बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं उनके वजह से। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 7.4 सभी को पता है, 7.4 सभी को पता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि वो 7.4 क्यों होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और सवाल आप सभी के लिए। वाटर साइकिल की अगर मैं बात करूं तो जो स्नो होता है, आइस होता है, गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। माने कि कोई सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रही है तो लाइक भी करना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं आप लोगों को तो लाइक भी करना है, लाइक करना नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप लाइक करोगे तो ऐसा लगेगा मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा रे? सब्लिमेशन। माने कि जिसे कि हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। बॉइलिंग का मतलब क्या है? बॉइलिंग का मतलब क्या है? जैसे पानी की अगर बात करूं, ये अगर पानी है, इसको अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? इस लिक्विड का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? गैस में। उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। उसी तरह से ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है वो भी देख लेते। देखिए, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? जो पत्तियां होती है झाड़ की, ठीक है, वहां से अगर जो भाप निकल रही है, जो पानी निकल रहा है, उसको बोलेंगे हम ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। और ये देखिए, और ये है हमारा ऊर्ध्वपातन, जिसे हम क्या बोलेंगे रे? सब्लिमेशन। जैसे ही गर्म पानी किसमें डाल दिया? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे डाल दिया, वो कैसे हो गया? गैस में परिवर्तित हो गया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्लियर है सभी को? पक्का? आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बताइए, एक हॉर्स पावर माने कि 1 HP मतलब कितना होता है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर किसी को पता भी नहीं है, बस हॉर्स पावर क्या है ये भी पता है, तो इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, सभी लोगों ने जवाब दे दिया है और इसका उत्तर क्या रहने वाला है? वो रहेगा आपका 746 वैट। क्या रहेगा? 746 वैट। अब देखिए, यहां पे पावर ये शब्द आया है, बराबर है, पावर ये शब्द आया है, और हमें पता है कि पावर का जो यूनिट होता है वो किसमें गिनते हैं? हम गिनते हैं वैट में। किसमें गिनते हैं? वैट में। जो जूल यहां पे आया है वो किससे गिनते हैं? वो गिनते हैं हम वर्क को। तो वर्क का यूनिट क्या रहेगा आपका? जूल रहने वाला है। उसी तरह से अर्ग भी जो है वो भी वर्क का ही यूनिट है, माने कि कार्य का ही यूनिट है। साथ में जो सीसी होता है, सीसी का मतलब कोई बता सकते हो? सीसी माने क्या होता है? क्या कोई सीसी का मतलब बता सकते हैं? बताइए जल्दी से, सीसी का मतलब क्या होता है?
सीसी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का घन 3 हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसमें हम गिनते हैं किसको रे? वॉल्यूम को गिनते हैं। किसे गिनते हैं? वॉल्यूम को गिनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अगर दोनों का भी रिएक्शन करते हैं तो वो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? बताइए जल्दी से। जितना फास्ट आप क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, मैं उतना ही फास्ट क्वेश्चन लूंगा। मतलब कितने क्वेश्चंस लेने हैं वो आप पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड कर रहा है, बराबर है? जितना ज्यादा आंसर उतने ज्यादा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, सही सही। तो लगभग सभी ने इसका जवाब दे दिया है। इसका उत्तर क्या रहेगा रे? रहेगा न्यूट्रलाइजेशन। क्या रहेगा? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया सभी को? अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? डिसोल्यूशन का मतलब, विघटन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, जैसे कि कोई बीकर में हमने ये पानी ले लिया, ये पानी माने कि वाटर ले लिया, और उसमें अगर मैं सॉल्ट माने कि नमक को डाल रहा हूं, ठीक है, तो नमक माने NaCl हो गया है, बराबर है? जैसे ही वो पानी में आप डालोगे तो पानी में डालने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में। तो इसका क्या हो गया? विघटन हो गया है। क्या हो गया है? विघटन हो गया है। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे रे? डिसोल्यूशन बोलेंगे। उसके तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन है, H2 है और O2 है, दोनों को कंबाइन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा H2O। माने कि दो और दो से अधिक घटक अगर एक जगह पे आने के बाद एक कॉमन सब्सटेंस बना रहे हैं, एक कॉमन सब्सटेंस अगर बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? NaOH और HCl को रिएक्ट कर लोगे तो NaCl बनेगा, माने कि क्षार बन गया और H2O बन गया। तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका एसिड। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? क्षार बना लेंगे, माने कि नमक बना लेंगे। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलने वाले हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया सभी का फंडा? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एसिड और बेस, ये सबको सबको पता है। एसिड अगर टेस्ट करोगे, एसिड अगर टेस्ट करोगे तो कैसे लगता है? वो खट्टा होता है। जैसे कि नींबू, नींबू अगर आपने कभी खाया होगा तो कैसे लगता है? खट्टा। क्योंकि उसका पीएच कितना होता है? लगभग 2.5 के आसपास उसका पीएच होता है। और पीएच 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है, तो वो कैसे होता है? होता है एसिडिक। उसके बाद क्षार की अगर बात करूं, बेस की बात करूं, तो वो कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये हो गए बेस और एसिड हो गए। यहां पे एग्जांपल आप सभी को पता है, ठीक है, टमाटर में भी एसिड होता है और नींबू में भी एसिड होता है। और ये जो बेस होते हैं थोड़े से स्लीपरी होते हैं, माने कि जैसे कि ये साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, आपको पता है वहां पे पानी में डालने के बाद अगर उसको रगड़ोगे तो आपका हाथ जो ऐसे सॉफ्ट आ जाएगा और स्लीपरी हो जाएगा। ये खासियत है किनकी? बेस की, क्षार की। यहां पे क्लियर हो गया सभी को? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल आप सभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी डीएससीओ में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बताइए एकमात्र ऐसी कौन सी धमनी है, माने कि आर्टरी है हमारे बॉडी के अंदर, कि जो वी ऑक्सीजनित माने कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे कि हम अशुद्ध रक्त भी बोलते हैं,
अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। बताइए इसका जवाब क्या रहेगा? इसका जवाब क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। सभी ने इसका लगभग सही जवाब दे दिया है। इसका जवाब रहेगा पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी माने ही उसे हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बढ़े थोड़ा सा देख लेते। देखिए ये हो गई हमारी पल्मनरी आर्टरी। ये पल्मनरी आर्टरी किसके पास जाएगी? ये जाएगी लंग्स के पास। फेफड़े जो होते हैं हमारे, इन फेफड़ों के पास जाएगी। फेफड़े क्या करेंगे? इनमें ऑक्सीजन डाल देंगे। तो ये क्या, कौन सा ब्लड लेके जा रही है? वो लेके जा रही है आपका अशुद्ध रक्त जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो रक्त लेके जा रही है फेफड़ों के पास। फिर फेफड़ों से लेकर वो फिर से वापस आ जाएंगे हार्ट की तरफ। तो ये वापस जो आ रहे फेफड़ों की तरफ से, वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके पल्मनरी वेन। कौन होते हैं? पल्मनरी वेन होते हैं। तो पल्मनरी वेन का मतलब क्या है? उसे बोलते हैं हम फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय नसे। ये एकमात्र नसे ऐसे हैं हमारे शरीर में जो कि क्या कैरी करते हैं? वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि एकमात्र हमारे शरीर की नस जो क्या कैरी करती है, क्या वहन करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहन करती है। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एकमात्र ऐसी नस, एकमात्र ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने कि शुद्ध रक्त को लेके जाने का काम करती है, उसका नाम क्या है रे? उसका नाम है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन माने कि फुफ्फुसीय नसें। ये क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त सेशन शुरू है। ठीक है, उसी तरह से आगे भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी किडनी होती है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी को शुद्ध रक्त कौन पहुंचाती है रे? पहुंचाती है ये आर्टरी, जिसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी क्या, जिसे गुर्दे की धमनी बोला जाता है, वो शुद्ध रक्त लेके जाते हैं किसकी तरफ? आपके गुर्दे माने की किडनी की तरफ। बराबर है। उसके बाद ये हिपैटिक आर्टरी, कौन सी? ये हिपैटिक आर्टरी, ये किसकी तरफ लेके जाएंगी? जो हमारे लीवर होते हैं, लीवर की तरफ शुद्ध रक्त लेके जाने का काम करती है। माने कि इस क्वेश्चन में आगे आने वाला क्वेश्चन भी छुपा है। अगर आप मेरे नजर से देख पा रहे हो, अगर आप मेरे नजर से देख पा रहे हो, तो गुर्दे की धमनी जिसे हमने रीनल आर्टरी बोला है, वो पहुंचाती है शुद्ध रक्त किसको रे? किसको? किडनी को। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी तो हमने देख लिया। उसके बाद हिपैटिक आर्टरी शुद्ध रक्त पहुंचाएंगे किसको? लीवर को। क्लियर है? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रे शब्द जो है ना मेरे शब्द में बैठ गया। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसके बारे में माफी मांगता हूं। ठीक है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि मैं रे शब्द ना बोलूं। ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस माने कि जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, उसके अंदर क्या रहता है? बताइए जल्दी से, बताइए। न्यूक्लियस के अंदर, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस में सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी ने एग्जैक्टली सही उत्तर दे दिया है। क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। एक और सवाल आपके लिए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में, जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है? सभी को समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस माने कि केंद्रक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? सभी लोग इसका, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। बताइए
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन किन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, आंसर क्या है रे? हाइड्रोजन। आंसर क्या है? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख भी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले कोई वैज्ञानिक होंगे तो वो थे डेमोक्रिटस। कौन थे? डेमोक्रिटस। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था, पर कोई थ्योरी नहीं बोली थी, कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया था कि ये ऐसा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो डेमोक्रिटस ये पहले इंसान थे जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, बराबर है। पर जॉन डाल्टन ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रूफ दिया कि न्यूक्लियस इस तरह से होता है। ठीक है, माने कि उन्होंने पहला मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है वो दुनिया के सामने रखा था, दुनिया के सामने रखा था। अगर पूछा जाए कि एटम के बारे में बताने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे, तो वो थे डेमोक्रिटस। कौन थे? डेमोक्रिटस। और एटम का मॉडल माने कि उसका सिद्धांत रखने वाले, उसे प्रूफ करने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे रे? वो थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। क्लियर है? क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एटम, ये तो सभी को पता है। न्यूक्लियस जो है उसमें क्या रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, और आजू बाजू में ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में कितने होते हैं उसका भी एक फार्मूला है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। ठीक है, वो फार्मूला सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है? उसके लिए फार्मूला क्या है? बहुत इजी फार्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये देखिए आंसर भी बता दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। 2n²। मानता हूं आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत तंदुरुस्त हो। अफ बाउ ए प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया। इसका भी आंसर बता दीजिए अभी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? बताइए। एब्सोल्यूट जीरो। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर देना है आप लोगों को, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी है, एकदम करेक्ट भी आ रहे हैं। इसका उत्तर आंसर क्या रहेगा क्या रहने वाला है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। आपको यहां पे इस यूनिट के ऊपर ध्यान देना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में अगर ऐसा आ गया -273.15 केल्विन अगर आता है तो वहां पे आपको खुद को करेक्ट करना है। वो केल्विन नहीं है, वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है। केल्विन नहीं है, वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कुछ फार्मूलाज होते हैं अपने पास, कुछ फार्मूलाज होते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फार्मूला बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनी बीज। हनी बीज जो है, फार्मूला देख ही लेते हैं ना, रुकिए 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बताइए, हनी बीज जो है वो एक में के साथ, एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करती है?
हनी बीज जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, माने कि संवाद किस तरह से करती है। ये क्वेश्चन जो है, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, लैंग्वेज तो सिर्फ समझने की होती है। ठीक है, मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूं। जो मेरे मुंह से रे शब्द निकल रहा है वो प्यार से ही निकल रहा है। आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपका टीचर हूं, आपको बुरा तो कुछ बोलने वाला नहीं हूं मैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। बताइए इसका आंसर बताइए। हनी बीज जो रहती है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह से बतियाती है, एक दूसरे के साथ किस तरह से बात करती है, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दूसरे के साथ वो डांस करके बात करती है। जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, बतिया रहा हूं, मान लीजिए मुझे भी अगर डांस करना, आपके साथ बात करनी होती थी, कितना मजा आता था। मजा आता था कि नहीं मजा आता था, बताइए। मजा आता था ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा बहुत गुस्से में आ रहे हैं आपको मारने के लिए, ठीक है, और वो डांस करके आपको गुस्सा दिखा रहे, तो आप आपकी खुशी का अंदाजा नहीं रहता था, बराबर है। अगर मान लीजिए इस तरह से हम बात करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, तो ये अलग ही बात हो जाती थी, एक नया इनोवेशन हो जाता था, बराबर है। ओके, तो हनी बीज जो है वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किससे? वैगल डांस से। इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो फिरोमन आपको दिख रहा है, ये हनी बीज का आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिटी कार्ड होता है, उनकी पहचान होती है हनी बीज की। जैसे कि ये रामू है, ये गोलू है, ये शामू है, ये डोमू है, वो राधा है, वो रानी है। ये क्या है? हमारा आधार कार्ड। ये क्या है? आधार कार्ड, माने कि आइडेंटिटी कार्ड है। तो हनी बीज एक दूसरे के साथ पहचानते कैसे? एक दूसरे को पहचानते कैसे है? वो पहचानते हैं केमिकल के जरिए, जिसका कि नाम क्या है रे? फिरोमोन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हनी बीज माने जो मधुमक्खियां है एक दूसरे के साथ कैसे कैसे पहचानते एक दूसरे को? फिरोमोन से। क्लियर हो गया है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा वैगल डांस। ये इस तरह से वैगल डांस करिए, देखिए यहाँ पे वो घूम के जाती है, फिर यहां से इस तरह से घूमती है, फिर से वापस आ जाएगी। इसे बोलते हैं वैगल डांस। ठीक है, ओके। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब मधुमक्खियां काटती है, जब मधुमक्खियां काटती है तो एक एसिड छोड़ती है। उसका नाम क्या है? मिथानोइक एसिड। उसका नाम क्या है? मिथानोइक एसिड। ये मिथानोइक एसिड जो है वो डंक करने के बाद छोड़ दे, इसी के वजह से हमें जलन महसूस होती है। किसके वजह से? इस मिथानोइक एसिड के वजह से। ठीक है, उसके बाद ये एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? एंटोलॉजी मतलब क्या होता है? जहां पे जो कीट होते हैं इनके बारे में पढ़ाई की जाती है, कीट के बारे में पढ़ाई की जाती है, उसे बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? कीटों की पढ़ाई। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहां पे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। बताइए, त्वरण जिसे हम एक्सलरेशन बोलते हैं, जिसे कि हम एक्सलरेशन बोलते हैं, उसका सही सूत्र कौन सा है? करेक्ट फार्मूला कौन सा है? करेक्ट फार्मूला कौन सा है, बताइए। करेक्ट फार्मूला कौन सा है? सभी लोग करंट, सभी लोग, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे। देखिए लगभग 3000 के ऊपर स्टूडेंट जो है वो लाइव है, पर लाइक कम हो गए हैं।
तो आपका फर्ज बनता है, जो भी लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मेरी पढ़ाने की तकनीक पसंद आ रही है, आपके दिमाग में अगर आंसर जा रहे हैं, तो आप सभी को लाइक भी करना है। लाइक करोगे तभी जाके तो उन्नति होगी हमारी, बराबर है। बस एक क्लिक ही तो करना है भाई, बस क्लिक कर दीजिए लाइक के ऊपर, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, लाइक कर दिया, लाइक कर देंगे सभी लोग। इसका उत्तर क्या है बताइए? एक फार्मूला है जो न्यूटन ने बताया था। फार्मूला कौन सा था? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फार्मूला। V इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फार्मूला। कर दिया लाइक सभी ने? बहुत बढ़िया। जो भी नए बच्चे आए हैं, ठीक है, 3000 2500 के ऊपर बच्चे हैं, ठीक है, सभी लोग लाइक कर दें एक बार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हमें निकालना है त्वरण माने की एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा? यू को इधर लेके आएंगे, V माइनस यू हो गया, और टी को नीचे लेके आएंगे, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। इतना सिंपल था भाई, इतना सिंपल था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? A इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, माने कि आपका उत्तर रहेगा ए। किन किन लोगों ने ए उत्तर दिया था? किन किन लोगों ने ए उत्तर दिया था? जिन लोगों ने ए उत्तर दिया था उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और हाथ भी ऊपर करेंगे। जी हाँ, मैं ऐप पे भी पढ़ाता हूं, ऐप पे भी मेरी ही क्लास चल रही है फिलहाल। बहुत बढ़िया, देखिए कितने सारे गुलाबी गुलाबी हाथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, फूलों की तरह दिखाई दे रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, बताइए। प्लास्टिक बैग जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं, उनमें एक एंटीऑक्सीडेंट वाली गैस भरी हुई होती है, वो गैस कौन सी है? एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। देखिए, गलत नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा रे? इसका उत्तर क्या रहने वाला है? नाइट्रोजन। क्या डालेंगे उसमें? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन डालेंगे क्या? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो वैसे भी बहुत पॉइजनस होता है। कैसे होता है? पॉइजनस होता है, और इसके वजह से हमारा हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन काम नहीं करता है, खून की बीमारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। और हाइड्रोजन अगर डालोगे, मान लीजिए आपने अगर इस पैकेट में हाइड्रोजन डाल दिया, जैसे ही खोलोगे स्वर्गवासी हो जाओगे, जैसे ही खोलोगे स्वर्गवासी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है, ये तो सभी को पता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों एंटीऑक्सीडेंट वाली गैस डाली जाती है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक फिनोमिना होता है, एक फिनोमिना होता है जिसे कि हम बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, माने कि विकृत गंधिता बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? विकृत ग्रंथिता बोलते हैं। रैंसिडिटी के वजह से जो खाना है वो खराब हो जाता है। जैसे कि यहां पे देख सकते हो, ये फ्रेश चिप्स आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ही अगर आपको इसे ओपन रख दोगे तो कुछ दिनों बाद ऐसे हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। अब रैंसिडिटी किसके वजह से होती है? स्पॉइलेज ऑफ फूड के वजह से। और जनरली किसके वजह से? जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, जो वसा और तेल होता है उन चिप्स में, जो तलने के लिए यूज करते हैं, उनको डीऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। और उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, माने कि विकृत गंधिता, क्योंकि इनसे एक गंदी बदबू आती है। क्या आती है? गंदी बदबू आती है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बताइए इसका जवाब क्या रहेगा? इसका जवाब क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी,
रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें जल्दी जल्दी से कमेंट करना है और लाइक भी करना है। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना है, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी जाके मैं अगले सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। ठीक है, लाइक करना नहीं छोड़ना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? एम्फीबियंस कहां से सांस लेते हैं, माने कि जो उभयचर होते हैं वो कहां से सांस लेते हैं, बताइए। देखिए, कोई स्किन बोल रहा है, कोई गिल्स बोल रहा है, कोई लंग्स बोल रहा है, पर इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा आपका मोर देन वन ऑफ अबाउ, मोर देन वन ऑफ अबाउ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा मेंढक। जो मेंढक होता है माने कि फ्रॉग होता है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है एम्फीबियन का। ये सभी को पता है, हम बचपन से उसे देखते आ रहे, बराबर है। तो ये जो है फ्रॉग, जब पानी में होता है, जब पानी में होता है, यहां पे देख सकते हो, जब वो पानी में रहेगा तो स्किन से सांस लेता है। ये होगी उनकी स्किन, और इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं जहां पे वो पानी जाता है और उसमें से वो ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। और जब बाहर होते हैं, पानी के बाहर होते हैं, उस टाइम पे फेफड़े से सांस लेते हैं। क्लियर हो गया है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एम्फीबियन अपनी त्वचा और फेफड़े दोनों से भी सांस ले सकते हैं। ये उसका अर्थ हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़े तो इसका उत्तर क्या रहेगा रे आपका? इसका उत्तर रहने वाला है आपका लंग्स और स्किन, माने कि दिए ऑप्शन में से मोर देन अबव। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, वो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अवायवीय या एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, बराबर है। अब इसकी अगर बात करूं तो इसमें एनर्जी एनर्जी जो कि हम एटीपी बोलते हैं, वो कितने बनते हैं? वो बनते हैं 38। कितने बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। और वहां पे जो एनर्जी बनती है किसमें? अवायवीय, माने जिसे हमने एनएरोबिक बोला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ही बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? ठीक है, हाँ जी, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी, माने की सिर्फ 2 एटीपी बनती है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आप सभी के लिए, एक और सवाल फिजिक्स से लेके आ रहा हूं और बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। मुझे पता है आप सभी लोग इसका आंसर दे दोगे। बताइए, अगर डिस्टेंस बढ़ता है, दो मासेस के बीच का कितना हो गया? डबल हो गया। माने कि पहले इतने डिस्टेंस था, अभी उसका डबल हो गया है। मान लेते ये डी है, अभी कितना हो गया? 2d हो गया है। तो उस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, माने कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? बताइए, इसका जवाब क्या रहेगा? नए लोग जो भी देख रहे हैं उनको कमेंट करना है, उनको कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है और लाइक भी करना है भाई। बस लाइक कर दो, हमें मोटिवेशन मिलता है ना। लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते। ठीक है, देखिए, ये मान लेते हैं पहला ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ है और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा चंदा मामा माने की मून है। चंदा मामा और धरती माता, धरती माता और जो चंदा मामा है उनके बीच का डिस्टेंस पहले कितना था? आर था। पहले कितना था? आर था। अभी कितना हो गया रे? अभी हो गया 2 टाइम्स आर हो गया है। कितना हो गया है? 2 टाइम्स आर हो गया है। पहले फोर्स कितना था? F1 था। पहले फोर्स कितना था? F1 था। जब 2r डिस्टेंस हो गया है, माने कि R2 इज इक्वल टू 2r हो गया है, उस टाइम पे फोर्स कितना रहेगा वो हमें निकालना है, बराबर है। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों का मास कांस्टेंट है, और जी तो वैसे भी उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। माने कि एफ और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी का अर्थ ये होता है कि F1 R1 स्क्वायर
इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसी का अर्थ यह है F1R1 स्क्वायर, F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2R2 स्क्वायर हो जाएगा। हमें F2 निकालना है, हमें क्या निकालना है? F2 निकालना है। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 इंटू R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर हो जाएगा। माने कि F1 इंटू R1 डिवाइड बाय R2 कितना है? 2 टाइम्स R, उसका स्क्वायर हो जाएगा। R1 कैंसल, माने कि ये हो जाएगा F डिवाइड बाय 4। कितना हो गया? कितना हो गया? वो 4 गुना कम हो गया, वो 4 गुना कम हो गया है। बराबर है। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो आंसर कितना आएगा? रिड्यूस टू क्वार्टर, माने कि 1/4 हो गया है। माने कि जो F2 है वो कितना हो जाएगा? F1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया है? एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते। इसका उत्तर बता दीजिए। ये तो सभी को आना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, माने कि आम्लीय प्रकृति होती है। बताइए ऐसा कौन सा उदाहरण नीचे दिया गया है? लेमन जूस माने कि नींबू का रस है, ह्यूमन ब्लड माने मानवीय रक्त होता है, लाइम वाटर माने कि चूने का पानी है, या एक से अधिक, या एक भी नहीं। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। और उनका अगर आपको एसिडिटी और बेसिसिटी पता है, माने कि पीएच अगर पता है, वो भी लिख देंगे। लेमन का पीएच कितना होता है? लेमन जूस का पीएच कितना होता है? लगभग 2.4 टू 2.5 के आसपास होता है। बराबर है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड का पीएच अभी अभी हमने देखा कितना होता है? 7.4 होता है। उसके बाद लाइम वाटर की बात करूं तो वो 9 से 11 के बीच में होता है। ये सब में पीएच की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? पीएच की बात कर रहा हूं। अब आपको डिसाइड करना है किसकी वैल्यू 7 से कम है। मतलब कि क्या बात है? अगर कोई चीज एसिडिक है, इसका अर्थ क्या है? उसका पीएच जो होता है वो लेस देन 7 होता है। क्या होता है? लेस देन 7, मतलब 7 से कम होता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इसका वैल्यू भी तो मैंने बता दिया आप सभी को, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दिए गए उदाहरणों में से कौन एसिडिक है? कौन एसिडिक है? वो है आपका लेमन जूस। कौन है? लेमन जूस। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? नींबू का रस, नींबू का रस। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता है। देखिए किसी भी चीज एसिडिक है, कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, ये जानने के लिए हम एक पेपर यूज करते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पीएच की वैल्यू नहीं बताता है, ये सभी को ध्यान में रखना है। लिटमस पेपर सिर्फ इतना ही बताएगा कि दिया गया जो पदार्थ है, जो द्रव है, वो एसिडिक है माने कि आम्लधारी है, या बेसिक है, या न्यूट्रल है। बस इतना ही। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारी पीएच स्केल, ये है हमारी पीएच स्केल। यहां पे डिफरेंट सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं। जैसे कि मैं अगर स्टमक की बात करूं, मैं अगर पेट की बात कर रहा हूं, तो पेट की एसिडिटी कितनी होती है? 1.5 टू 2 होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमारे पेट में जो एसिड बनता है, उस एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है रे? वो होती है 1.5 टू 2 होती है। और कौन सा एसिड बनता है? वो बनता है, कौन सा एसिड बनता है? कौन सा एसिड बनता है बताओ? हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है? बहुत बढ़िया, सभी को पता है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, सभी को पता है कौन सा एसिड बनता है? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, उसके बाद जो कोको कोला आप पीते हो,
थम्स अप जो पीते हो, ये दिल मांगे मोर, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो भी कैसे होता है, वो एसिडिक होता है और लगभग इसकी एसिडिटी 2.7 टू 2.8 तक होती है। उसके बाद जो बनाना खाते हो, देखिए ऐसे बोलते हैं कि एसिडिटी होने के बाद बनाना माने कि केले खाना चाहिए, पर केला भी एग्जैक्टली बेसिक नहीं होता है, वो भी एसिडिक ही होता है और इसका पीएच कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। बाद में पानी, शुद्ध पानी अगर पी रहे हैं तो उसका कितना होता है, 7, माने कि वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद अगर बेकिंग सोडा की बात करूंगा तो लगभग 8.5 टू 8.7 के बीच होता है। और अमोनिया वो तो उसका 12 होता है। कितना होता है, अमोनिया क्षार होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको बताना है दिए गए उदाहरणों में से कौन सा कंपाउंड नहीं है, कौन एक यौगिक नहीं है, बताइए। धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन लेने हैं, बस आप आंसर करते जाओ। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं छोड़ना है, लाइक करना है। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने उत्तर दे दिया है, सभी लोगों ने उत्तर दे दिया है और मैक्सिमम लोगों ने, थोड़ा कंफ्यूज हो गए शायद कोई लोग, कुछ कुछ लोग जो कंफ्यूज हो गए हैं, आपको बता दूं यहां पे बोला है नॉट अ कंपाउंड। नॉट इस शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। नॉट बोला है मतलब इसका उत्तर क्या रहेगा रे, आयरन। क्या रहेगा, आयरन। क्या रहेगा उत्तर, आयरन रहने वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl बोलते हैं, ये भी क्या है, ये कंपाउंड है। और हमारा पानी, जल ही जीवन है, ये भी क्या है, ये भी कंपाउंड ही है। ये भी क्या है, यौगिक ही है, जिसका फार्मूला H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। ये ललन टप वाला क्वेश्चन था, ये ललन टप वाला क्वेश्चन था, एकदम इजी वाला क्वेश्चन था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द सेल यूजुअली यूज टू प्रोड्यूस द एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए हमारी कोशिकाएं किसका उपयोग करती है, बताइए। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है, वो जनरली उसका प्राइमरी सोर्स कौन सा है, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, बताइए। दानिश सर कुछ हॉस्पिटल्स के कारण के वजह से बाहर गए हुए, ठीक है, नहीं तो वो भी रहने वाले थे। अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए वो इमरजेंसी पे वहां पे चले गए। ठीक है, क्लियर हो गया, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा, क्या रहेगा उत्तर, आंसर रहने वाला इसका ग्लूकोज। क्या रहेगा उसका, ग्लूकोज। अमीनो एसिड किससे बनते हैं, ये बनते हैं प्रोटीन से, या अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। हमारे शरीर में 20 टाइप्स डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाए जाते हैं। उसके बाद फैटी एसिड जो है वो फैट से बनते हैं, या फैट से आप फैटी एसिड बना सकते हो, पर ये हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स और हमारी ऊर्जा का, हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला कोई पदार्थ होगा, कोई सब्सटेंस अगर है तो वो कौन है, ग्लूकोज है। कौन है, ग्लूकोज है। सभी को क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको ये भी टेबल आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने बोला है कार्बोहाइड्रेट जिससे ग्लूकोज बनता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो हमारे शरीर को अगर 1 ग्राम की बात कर रहा हो, कितनी बात कर रहा हो, 1 ग्राम की अगर बात कर रहा हो, तो 1 ग्राम में वो लगभग 1 ग्राम में वो लगभग 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी बनाएगा। उसी तरह से प्रोटीन भी जो है वो 1 ग्राम में लगभग 4 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा बनाता है, इतनी एनर्जी बनाता है। और जो फैट माने की वसा है, जो फैट माने की वसा है, वो सबसे ज्यादा ऊर्जा दे सकता है, कितनी, 9 किलो कैलोरी तक। कितने, 9 किलो कैलोरी तक। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा ये। प्रोटीन से मिल रहा है 4, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है 4, और फैट से कितना मिल रहा है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम।
क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बताइए, रस्टिंग ऑफ आयरन माने कि लोहे पर जो जंग लगता है वो किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस मेहनत करते जाना है, बस मेहनत करते जाना है। और कहीं भी ऐसा लगे कि कुछ में डिमोटिवेट हो गया हूं, मेरी परिस्थिति अगर ठीक नहीं चल रही है, उस टाइम पे आपको जंप बैक करना है, एक शेर की तरह लड़ना है उस कंडीशन को, ठीक है? तो रुकना नहीं है, बस इसका उत्तर बता दीजिए, ऐसे मोटिवेशन आपको देते रहूंगा मैं। बताइए इसका उत्तर क्या रहने वाला है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ललन टॉप वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सभी ने उत्तर दे दिया, कोरोजन। क्या है? कोरोजन। लिक्विफेक्शन और बर्निंग, बर्निंग का तो मतलब सबको पता है। बर्निंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जलाना, जिससे कि हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एज ए आउटपुट में मिलता है। माने कि जलाने के बाद हमें क्या मिलता है? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, उसे हम बोलते हैं बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, ज्वलन क्रिया बोलते हैं। अब लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है? लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। लिक्विफेक्शन का मतलब होता है कि जब किसी गैस को हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए दो प्रक्रियाएं होती है, पहली प्रक्रिया यह है कि उसे लो टेम्परेचर पे ठंडा कर दो, इतना टेम्परेचर कर दो कि गैस का लिक्विड बन जाए। और दूसरी प्रोसेस जो है उसे बोलते हैं प्रेशर, जिसे कि हाई प्रेशर, हाई दबाव जो है, दाब जो है उसके ऊपर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको बताओ, जो हाई प्रेशर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, वो है हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली हमारी सिलेंडर वाली गैस जिसे हम क्या बोलते हैं? एलपीजी। ये एलपीजी एक उसका उदाहरण है। गैस को लिक्विफाइड करके डायरेक्टली किससे? हाई प्रेशर देकर उससे क्या बनता है? डायरेक्टली लिक्विड। और उसका एक उदाहरण कौन सा है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है उसका उदाहरण? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर हो गया सभी को? पक्का? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को पता है, ठीक है, एलपीजी। अच्छा, एक बार और बता दो, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है वो भी बता दो। मैं भी देखता हूं आप कितना डीप में पढ़ाई करते हो। बताइए, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो उसका नाम हो गया है, उसमें कौन सी गैस होती है? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम घर में जो यूज करते हैं गैस सिलेंडर, उसमें होता है आइसोब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? आइसोब्यूटेन, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसका आइसोब्यूटेन जैसा, ठीक है। वो केमिस्ट्री में वैसे देखा होगा आपने, ठीक है, पढ़ा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए, ये तो मेरा सबसे मनपसंद क्वेश्चन है, और शायद आपके बचपन में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि जुगनू जो है वो चमकते क्यों है, और जुगनू क्या है? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन देगा? फायरफ्लाई, जिसे हम जुगनू बोलते हैं, वो चमकते हैं रात को। बताइए वो क्या है? सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, और जो नए लोग जुड़ गए हैं वो लाइक भी कर देंगे। बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम सही उत्तर दे दिया है। इसका सही उत्तर क्या है? कीट है, वो एक प्रकार क्या है? इंसेक्ट है। क्या कोई बता सकता है कि जुगनू में ऐसी कौन सी खासियत है भाई? ऐसी कौन सी खासियत है कि उसे हमारे जैसे लाइट बल्ब जलाने की जरूरत ही नहीं है,
वो खुद का लाइट खुद ही बना लेता है, खुद का लाइट वो खुद ही बना लेता है। उनके अंदर एक प्रोटीन होता है, उनके बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है ल्यूसिफेरिन। क्या नाम है? लूसीफेरिन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जुगनू क्यों चमकते हैं? क्योंकि उनके अंदर लूसीफेरिन नाम का एक केमिकल होता है, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, वो हैप्पीडेंट वाली आपने ऐड देखी होगी, हैप्पीडेंट, वो ऐसे दांत दिखाकर पता है क्या, ऐसे रोशनी दिखाते रहते। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर उस तरह से रोशनी दिखाना है आपको, तो आप ये लूसीफेरिन नाम का केमिकल आपको दांत में लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपके दांत जो है ऐसे चमकेंगे, ऐसे चमचम करते रहेंगे। लूसीफेरिन। सबको समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एसिड इज यूज इन लीड एक्यूमुलेटर बैटरी? लीड एक्यूमुलेटर बैटरी में हम कौन सा एसिड यूज करते हैं? माने कि कौन सा अम्ल यूज करते हैं? बताइए, इसका उत्तर क्या रहेगा? है ना, मजा आ जाएगा। ऐसे दांतों को लगाओ लूसीफेरिन, और अंधेरे में जैसे कि लाइट चली गई, ऐसे दांत खोल के बैठो और पढ़ाई करो। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? कितने सारे लोग लाइव है? सभी लोग एक बार लाइक भी कर देंगे। सभी लोग लाइव लाइव है। अगर क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको जो है लाइक भी करना है। लाइक कर दो भाई, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक कर दो, ठोकना ही है लाइक। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने इसका उत्तर दे दिया है, और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। उसका उत्तर क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या उत्तर रहेगा उसका? सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसका उत्तर रहेगा, और सभी को पता है। ठीक है, एकदम एकदम इजी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पे होता है? हमारे शरीर के अंदर कहां पे होता है? हमारे बॉडी के अंदर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पे बनता है? बताइए, अभी अभी हमने क्लियर किया था, बताइए हमारे बॉडी के अंदर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पे बनता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हो, बहुत क्वेश्चन है, बस आप जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, लाइक करते जाइए, बस हो गया। आप जितना लाइक कमेंट करोगे मेरी एनर्जी और बढ़ते जाएगी, और मैं अनंत काल तक आपके लिए पीवाईक्यू लाता रहूंगा, अनंत काल तक, जब तक आप जिंदा हो और मैं जिंदा हूं। बहुत बढ़िया, सभी को पता है, सभी ने एकदम सही उत्तर दे दिया है। ये बनता है स्टमक में, जिसे हम अमाशय भी बोलते हैं, जिसे हम पेट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पेट में बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे बैटरी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे लीड की ऐसी दो खंबे दिखाई दे रहे हैं आपको, और बीच में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ये होता है बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये। उसके बाद ये रहा एक और क्वेश्चन आपके लिए। गाजर का रंग नारंगी ही क्यों होता है जी? बता दीजिए, गाजर का रंग नारंगी ही क्यों होता है? वो ऑरेंज ही क्यों होता है? ऑरेंज मतलब मैं संतरे की बात नहीं कर रहा हूं, ऑरेंज मतलब ये कलर हो गया है, ये कलर की बात कर रहा हूं। बताइए, बताइए जल्दी से। छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बस यही जिद आपको पकड़ के रखनी है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसे छोड़ना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बताइए इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, सभी ने इसका उत्तर दे दिया। मैं भी देख लू इसका उत्तर कहां पे? इसका उत्तर कहां पे रे? ये रहा आपका उत्तर। इट कंटेन कैरोटीन। इसमें कैरोटीन नाम का एक विटामिन होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिख के बता देंगे कैरोटीन मतलब कौन सा विटामिन होता है? कैरोटीन मतलब कौन सा विटामिन होता है, वो भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे। कैरोटीन, कैरोटीन मतलब कौन सा विटामिन होता है? बताइए सभी लोग। रुकेंगे नहीं भाई, रुकेंगे नहीं, बस आप कमेंट करते जाओ, मैं आपको आंसर देते जाऊंगा।
बहुत बढ़िया, बहुत सही। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। विटामिन ए होता है, बहुत सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ गाजर जो है, जो गाजर आप खा रहे हो, वो कुछ कुछ रेड कलर के होते हैं। जनरली अभी मार्केट में आपको रेड कलर के ही गाजर मिलेंगे। वो ऑरेंज कलर के गाजर तो वैसे भी गायब हो गए, बराबर है। रेड कलर के गाजर मिलेंगे। वो रेड कलर में क्यों होता है? क्योंकि उनमें एंथ्रोसाइनिन नाम का एक केमिकल होता है। केमिकल मतलब एक रसायन होता है जो कि हानिकारक नहीं होता है हमारे बॉडी को, पर वो रेड क्यों होता है? उनमें एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसी सब्जियां भी आजकल मार्केट में आने लगी है। अगर आप देखोगे मार्केट में जाने के बाद, जो गोभी होती है, वो गोभी का कलर भी चेंज हो गया है। ये पत्ते जो है वो भी कलर उसका चेंज हो गया है। तो ये सभी का सभी रीजन क्या है? उनमें एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। उनमें क्या पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये विटामिन की पूरी लिस्ट है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेटिनॉल भी बोला जाता है। बाद में विटामिन बी, जिसे थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नाइसिन, बी4 बाद में बी5 को पैंथोनोइक एसिड, विटामिन बी6 को पायोडॉक्सिन बोला जाता है। बी7 माने कि बायोटिन। ये बी7 विटामिन जो है वो आपके बालों के लिए वरदान है। बालों के लिए ये वरदान है। कौन सा? ये बायोटिन नाम का। कौन सा? बायोटिन नाम का। किसी के अगर बाल झड़ रहे ना, कोई गंजा होते जा रहा है, तो उसके लिए ये वरदान है बी7। उसके बाद ये फॉलिक एसिड बी9। बी9 मतलब क्या होता है? फॉलिक एसिड। अगर कोई माता है हमारी है यहाँ पे जो ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, ठीक है, कोई अगर देख रहे हैं तो उनको पता है कि जो दवाखाने में जाने के बाद डॉक्टर जो है आपको आयरन की गोलियां और फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। काय की गोलियां देते हैं? आयरन की, कैल्शियम की और फॉलिक एसिड। वही फॉलिक एसिड मतलब क्या है रे? ये बी9 है। ये बी9 विटामिन मतलब फॉलिक एसिड होता है। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद एक और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बी12, जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। ये बी12 विटामिन में कौन सा कंपाउंड होता है या कौन सा एलिमेंट होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। बी12 में कौन सा एलिमेंट होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप लोगों को पता है? क्या आप लोगों को पता है कि बी12 में कौन सा एलिमेंट होता है? जिसका नाम बता सकते हो आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। सभी ने आंसर दे दिया है। कौन सा एलिमेंट होता है रे? कोबाल्ट होता है। कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। इसीलिए उसका नाम भी क्या होता है? कोबैलामाइन। क्या नाम होता है उसका? कोबैलामाइन होता है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जिसके बारे में आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हो गया है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये आपके लिए एक और सवाल, ये तो लगभग सभी को पता है, ये लगभग सभी को पता है और अच्छे से इसका आंसर करना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। बताइए, एक स्वस्थ शरीर में मनुष्य के कितना रक्त होता है? मनुष्य की बात मतलब, मनुष्य की बात मतलब मैं इंसान और औरत दोनों का एवरेज बता रहा हूं। ठीक है, दोनों की एवरेज की बात कर रहे हैं हम। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। सभी ने देखिए, अभी ये डी कौन है? अरे भाई साहब, अगर हमारे शरीर में 12 लीटर अगर ब्लड रहेगा ना, तो हमारा हार्ट जो बेचारा इतना ही होता है। आप अगर आपकी लेफ्ट हैंड की अगर मुट्ठी बांधोगे, अगर आप बाएं हाथ की ये मुट्ठी अगर आप बांधोगे, तो जितनी आपकी मुट्ठी हो रही है ना, उतना ही आपका हार्ट होता है। इतू सा हार्ट, अगर उसमें 12 लीटर अगर ब्लड डाल के फटफुटा जाएगा, वो फट गया तो वैसे भी आप फट जाओगे। ठीक है ना? तो हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है और मोर देन सफिशिएंट है। जिसके शरीर में अगर 10 से 12 लीटर ब्लड है, तो मैं कृपा करके
एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि वो हर रोज जाकर अपने दवाखाने में ब्लड डोनेट करे, क्योंकि ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल लोगों को। ठीक है, जिसके शरीर में 10 से 12 लीटर ब्लड है वो दवाखाने में जाके रोज ब्लड डोनेट करे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हार्ट जो है हमारा, जो हृदय होता है, उसके कितने स्ट्रोक होते हैं? 70। एक स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक माने कि वो एक बार इस तरह से धड़क रहा है ना, धड़कन 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 धड़कन, एक बार धड़क रहा है तो वो 70 ml ब्लड बाहर निकालता है। कितना ml? 70 ml ब्लड बाहर निकालता है। अगर हार्ट स्ट्रोक की बात करूं, एक मिनट में, एक मिनट में अपना हार्ट 72 बार धड़कता है। धड़ धड़ धड़, लबडब लबडब लबडब, जो आवाज होता है ना हमारे हार्ट का, हृदय का, वो कितने बार होता है? 72 बार होता है, 72 टाइम्स होता है। अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक स्ट्रोक में वो 70 ml ब्लड भेज रहा है और एक मिनट में वो 72 बार स्ट्रोक कर रहा है, तो लगभग एक मिनट में कितने? एक मिनट में लगभग वो 5040 ml, यानी कि लगभग कितना रे? 5 लीटर ब्लड वो पंप करेगा। इसका अर्थ यह है, हमारे शरीर में मौजूद जो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, वो एक मिनट में, कितने मिनट में? एक मिनट में पूरे के पूरे शरीर में फ्लो कर देता है हमारा कौन? ये हार्ट। इतना जबरदस्त मशीन है, इतने जबरदस्त पंप है ये हमारे शरीर का, जो कभी थकता नहीं है, जो कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि इनमें मायोजेनिक मायोजेनिक मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? मायोजेनिक मसल होते हैं। और इन पेशियों के वजह से, मायोजेनिक जो पेशी होती है, मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां होती है, उनके वजह से हमारा दिल कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली काम करते रहता है, वो कभी थकता नहीं है। किनके वजह से रे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमारे हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं, कौन सी मांसपेशियां होती है? वो होती है मायोजेनिक। कौन सी होती है? मायोजेनिक। ठीक है, समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। अगर ये तो हो गया, हमारे एक मिनट की बात होगी, कितना? 5 लीटर। एक मिनट में, एक मिनट में 5 लीटर, एक मिनट में 5 लीटर। तो आपको सोचना है कि एक घंटे में कितना करेगा। और उसके बाद अगर 24 घंटे की बात करूंगा, माने कि एक दिन की अगर बात करूंगा, तो आप अचंबा हो जाओगे, आप अचंबा हो जाओगे। 24 घंटे में हमारा हार्ट लगभग 7200 लीटर, 7200 लीटर, इतना ट्रिमेंडस ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करते रहता है। माने कि एक दिन में 7200 लीटर ब्लड आपके हार्ट से पूरे शरीर में जा रहा है। 7000 लीटर की तो टंकी भी नहीं होगी किसी के घर में। पानी की टंकी होती है ना, वो लगभग 5000 लीटर की हम घर पे लगाते हैं। तो वो दिल जो है लगभग 7200 लीटर जो ब्लड है पूरे शरीर में फ्लो करते रहता है एक दिन के अंदर। है ना कमाल की बात? है ना कमाल की बात? तो इसी पे लाइक हो जाए, इसी बात पर लाइक हो जाए। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दिए। बताओ, उनको बताना कि देखो भाई हमारा हार्ट कितना काम करता है। क्या तेरा हार्ट इतना काम करता है? क्या तेरा दिल इतना काम करता है? जी हाँ। और अगर प्यार में हो, अगर किसी से प्यार करते हो, तो बोलते हैं ना, प्यार वाला पास आने के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वैसे हो जाएगा तो ये 7200 से 8000 हो जाएगा भाई, है ना? ओके, ये तो हो गई मजाक की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, बस आप आंसर देते जाओ, आप आंसर देते जाओ, मैं आपके लिए क्वेश्चन लगाते जाऊंगा। जल्दी जल्दी, कोई भी रुकने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी बचे हैं अपने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने वाले सभी लोग कमेंट करेंगे और बच्चे से आंसर देने वाले हैं। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम करता है?
ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम आता है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम आता है, बताइए। बहुत बढ़िया। 3,000 से ऊपर हमारे व्यूअर्स हो गए, लाइक्स भी लगभग 3,500 तक हो गए हैं। आप सभी का तहे दिल से मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। 3,500 लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मायने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका ये प्यार देखकर मैं फिर से आऊंगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आने वाली एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो जाए कि कुलदीप सर ने पढ़ाया नहीं और वो क्वेश्चन आ गया, ऐसे होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा रे? सभी को पता है, सभी को पता है, इसका उत्तर रहेगा विटामिन के। विटामिन के। अब मुझे बताएंगे सभी लोग, विटामिन के अगर रक्त का थक्का बनाने में यूज करें तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? सभी लोग बताएंगे मुझे, बताइए। विटामिन के अगर रक्त का थक्का बनाने में मदद कर रहा है तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो उसको मदद करेगा? जी, एक ही बार लाइक करना है, 2 बार लाइक नहीं होता, दूसरी बार क्लिक करोगे तो वो डिसलाइक हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है, और एक एक बहुत बढ़िया, थ्रोम्बिन। बहुत गजब के लोग हो आप, बहुत गजब के लोग हो, बहुत गजब के लोग हो, ठीक है। आपको सब पता है प्रोटीन कौन सा यूज करते इस्तेमाल होता है, वो होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। ये तो विटामिन की बात होगी, ठीक है। अगर मैं विटामिन की बात करूं तो हमारे शरीर में ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। इसमें से अगर ए, डी, ई और के जो होते हैं ये होते हैं वाटर, ये होते हैं फैट सोलुबल। ये कैसे होते हैं? फैट सोलुबल। फैट सोलुबल का मतलब क्या है? वो वसा में पूरी तरह से मिल जाएंगे। और उसी की तरह में बी और सी की अगर बात कर रहा हूं तो ये जो होते हैं वो होते हैं वाटर सोलुबल। ये कैसे होते हैं? वाटर सोलुबल होते हैं, माने कि वो पानी में घुल जाएंगे। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आने को कहीं से भी आ सकता है। वो पूछ लेगा कि बताए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे विटामिन है जो पानी में घुलते हैं? कौन से रहेंगे? बी और सी रहेंगे। कौन से विटामिन जो फैट में सोलुबल होते हैं? ए, डी, ई और के रहेंगे। और इनके बारे में तो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। विटामिन की प्रोथ्रोम्बिन नामक का एक प्रोटीन होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल बोला जाता है, और विटामिन ए जिसे हमने रेटिनॉल बोला था या कैरोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोटीन भी बोलते हैं। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। ये विटामिन की लिस्ट, इसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये रहा आपके लिए अगला सवाल, फिर से एक बार दमदार वाला। इसका आंसर हर कोई करेगा, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए आंसर भी दे दिया सभी लोगों ने, पर थोड़े कंफ्यूज है, कोई ए बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर गिनने के लिए काम आता है ना, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनने के लिए काम आता है। माने कि जो वायुमंडलीय दाब है उसे गिनने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। एक और सवाल आप सभी के लिए, जबरदस्त वाला। मुझे बताइए बैरोमीटर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? कौन सा मटेरियल, माने कि बोलूं तो सीधा सीधा, जो कौन सा धातु यूज किया जाता है? कौन सा धातु यूज करते हैं बताओ? बैरोमीटर में कौन सा धातु यूज किया जाता है? कौन सा मेटल यूज किया जाता है?
सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को पता है कौन सा धातु रे, वो होता है मर्क्यूरी। कौन सा यूज करते हैं? मर्क्यूरी माने की पारा, मर्क्यूरी माने पारा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी की चीजों में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस तरह से होता है बैरोमीटर, इसे यू ट्यूब मैनोमीटर भी बोला जाता है। इसे यूट्यूब क्यों बोला? क्योंकि ये ट्यूब होती है कांच की इस तरह से, इसके अंदर ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये है आपका पारा। ये क्या है? पारा माने की मर्क्यूरी है, ठीक है। और यू शेप की है ना इस तरह से, तो इसीलिए बोला जाता है यूट्यूब मैनोमीटर। क्या बोला जाता है? यूट्यूब मैनोमीटर बोला जाता है। और अगर बात करें तो जो वायुमंडलीय जो हवा की जो स्पीड होती है उसे गिनने के लिए ये एनीमोमीटर यूज किया जाता है। जनरली ये आपको कहां पे दिखाई देगा? जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जहां पे जो हमारी हवा होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके बिल्डिंग के ऊपर ऐसे चक्री घूमते रहती है इस तरह से गोल गोल, वही है हमारा एन्यूमोमीटर। वही क्या है हमारा? एन्यूमोमीटर। थर्मोमीटर के बारे में सबको पता है, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर गिनते हैं माने कि तापमान गिनते हैं। उसके बाद ये है रेन गेज। रेन गेज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक दिन में कितना पानी आया है, माने कि जो रेन होता है, बरसात में जो पानी आता है हमारी तरफ, उसको गिनने के लिए, उसको गिनने के लिए ये रेन गेज को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त सवाल आप सभी के लिए, एक और जबरदस्त सवाल आप सभी के लिए। ये देखिए बीपीसी ऑडिटर की जो एग्जाम हुई थी उसके प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया और 2021 मतलब अभी अभी का क्वेश्चन है। बताइए, दीमक की आंत में सेलुलोज को पाचन करने के लिए कौन उपस्थित होता है? दीमक की आंत में सेलुलोज को पाचन करने के लिए कौन उपस्थित होता है? अगर यह सवाल आपको पसंद आया है तो लाइक भी करना है, लाइक भी करना है, लाइक करना नहीं छोड़ना है। जितने भी लोग नए क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी लोग लाइक भी करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए सभी लोग कंफ्यूज है, मुझे पता था इसका आंसर आप सही से नहीं दे पाओगे, तो ये बाउंसर था आपके लिए। अगर आप बैटिंग कर रहे हो, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, तो ये बाउंसर था आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, देखिए मैं आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर है प्रोटोजोआ। इसका आंसर क्या है? प्रोटोजोआ। बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दे दिया है। आपका 1 करोड़ आप खो चुके हो, हार चुके हो। गलत हो गया है भाई, गलत हो गया है, गलत हो गया है। दिमक, ये सभी को पता है ये क्या खाती है? ये क्या खाती है? जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, सूखे हुए, सूखे हुए, सूखू नहीं, गलत हो गया है मेरा, सूखे हुए पेड़ क्या खाती है? जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उनको खाने का काम ये कौन? दीमक करती है। ये सभी को पता है। सभी के घर में कोई ना कोई अगर लकड़ी की चीज है, उसे ऐसे ही बाहर जाके रख दोगे, कुछ दिनों के बाद उसमें दीमक लग जाएगी। दीमक लग रही है तो सूखे पेड़ों में क्या होता है? उनमें होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। और इस सेलुलोज को दीमक नहीं पचा सकती। जिस तरह से हमारा शरीर, हम, हमारा शरीर मतलब मैं इंसान के शरीर की बात कर रहा हूं, हमारा इंसान का शरीर भी सेलुलोज को नहीं पचा पाता है। हमारा इंसान का शरीर भी जो है इस सेलुलोज को नहीं पचा पाता है, नहीं पचा पाता है वो। इसलिए सेलुलोज जो है फाइबर के फॉर्म में वो निकल जाते हैं। पर अगर मैं दिमाग की बात करूं तो वो खाना ही सेलुलोज खा रहे, इसको पचाने के लिए प्रोटोजोआ उनकी मदद करती है। और कौन सा प्रोटोजोआ वो भी देख लेते हैं। कौन सा प्रोटोजोआ? जिसका नाम है ट्रिकोनिम्पा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ट्रिकोनिम्फा। क्या नाम है? ट्रिकोनिम्फा। ऐसे लगता है चाइनीज है ना? चाइनीज लोगों के नाम ऐसे होते हैं, चांगचोंग, चिंगा, टिंगा, इस तरह से नाम होते हैं। इसका भी नाम क्या है? ट्रिकोनिम्फा। क्या नाम है? ट्रिकोनिम्फा। चाइनीज लोग भी खाने का काम कर रहे, पूरी दुनिया को खा रहे, इकोनॉमी को खा रहे, हमारे इंडिया को भी खा रहे धीरे धीरे, बराबर है। तो ये भी खाने का ही काम करेगी।
दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर, दिमाग ही तो है एक प्रकार का, ठीक है। उसके अंदर कौन होता है? ट्रिकोनिम्पा। कौन होता है? ट्रिकोनिम्पा। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक और सवाल, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। बताइए इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है जी? बता दीजिए। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बता दीजिए, इकाई बता दीजिए क्या है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे लगता है पेपर सेटर को पावर बहुत ज्यादा पसंद है, पावर बहुत ज्यादा पसंद है। जल्दी से, सभी ने इसका जवाब भी दे दिया है। इसका उत्तर रहेगा वैट। क्या रहेगा? वैट रहेगा, ठीक है। और पावर का एक और यूनिट है, देखिए कैसे। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, ये सभी को पता है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। और ये जो वोल्टेज है हम गिनते हैं वोल्ट में। किसमें गिनते हैं? वोल्ट में। और करंट का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है? वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। माने कि पावर का एक और यूनिट आपको मिल गया। वैट तो होता ही है, वैट तो होता ही है, साथ साथ वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर ये भी एक यूनिट हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो विद्युतीय शक्ति होती है उसका एक और यूनिट कौन सा है? वोल्ट एम्पियर। क्या यूनिट है? वोल्ट एम्पियर। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसका यूनिट अगर मैं और चेंज भी कर सकता हूं, कैसे? देखिए वोल्ट को जैसा है वैसा ही रखो। एम्पियर करंट माने क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, माने कि हो जाएगा कूलम पर सेकंड। ये एक और यूनिट हो गया पावर का, ये एक और यूनिट हो गया पावर का। वोल्ट इंटू कूलम डिवाइड बाय सेकंड, वोल्ट कूलम डिवाइड बाय सेकंड, एक और यूनिट हो गया पावर का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल टर्म जो होते हैं उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूं, पर इस तरह से हम इजी वे से जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है? जी हाँ, मैं अगले बार जो क्वेश्चन लेके आऊंगा राजेंद्र जी, उनकी लेवल और हाई रहेगी। मैं इजी से स्टार्ट किया हूं ना, आगे अभी हम और माउंटेन माउंटेन एवरेस्ट पे जाने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैं थका नहीं हूं अभी तक, बस कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, उनको कंप्लीट कर लेते हैं बस। फिर बाद में आप खाना खा के मस्त रहो, मैं भी खाना खा लूंगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आखिरी का, एक क्वेश्चन आखिरी का, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? कहा गया क्वेश्चन? हाँ बताइए। इंसेक्ट्स ब्रीथ कहां से? कीट कहां से सांस लेते हैं? किससे सांस लेते हैं? कहां से नहीं बोलेंगे, किससे सांस लेते हैं? जी हाँ, मेरा वादा रहा आप सभी से, मैं इतने क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आपकी बीपीसी इस बार क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं। मेरा बस एक ही नियम है, एक ही प्रिंसिपल है, वो आपको मांझी बनना है, आपको मांझी बनना है। और जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ना नहीं है। बस इसी मोटिवेशन के साथ और आगे बढ़ते हैं। बताइए जी, सभी के पीआईक्यू आपको करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ सभी सभी करवा दूंगा आपको। बताइए इसका क्या रहेगा? कीट सांस कहां से लेते हैं? कहां से सांस लेते हैं? बहुत बढ़िया, सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने उत्तर दे दिया है, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे सभी लोग। हाँ, इसका उत्तर क्या रहेगा? स्पिराकल्स। कहां से लेते हैं? स्पिराकल से। अब ये स्पिराकल कहां पे होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर ये तो गलफड़े हो गए, ठीक है, ये गिल्स हो गए, ये क्या है? आपके गिल्स है, आपके नहीं, मछलियों के गिल्स है। जनरली ये उन जानवरों में पाया जाता है, जंतु में देखा जाता है, वो पानी के अंदर होते हैं। मछली पानी के अंदर होती है, मछली जल की है रानी, बराबर, पता है ना सबको, गाना पता है, बराबर है। तो मछलियों में गिल्स होते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये रहे, ये हमारी मधुमक्खी है, प्यारी सी, प्यारी सी मधुमक्खी है। और अगर मधुमक्खी को आपने कभी पास से देखा है, अगर आपने कभी पास से देखा है, तो उसके पंख अगर उठाओगे तो इस तरह से कुछ धारियां आपको दिखाई देती है। इस तरह से धारियां जो है उसके बॉडी के ऊपर इस तरह से धारियां होती है। उन धारियों के वजह से, उन धारियों में छोटे छोटे छेद होते हैं अंदर, उनको ही बोला जाता है स्पिराकल। क्या बोला जाता है? स्पिराकल बोला जाता है।
वो इससे सांस लेते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं सोचना है कि मधुमक्खी के आगे ऐसे नाक है, ऐसे नाक है और नाक से सांस लेते, जी नहीं, मधुमक्खियों में नाक नहीं होते हैं, उनमें होते स्पिराकल जो उनके बॉडी में पेट के ऊपर होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आज का हमारा आखिरी का क्वेश्चन, और आप देख सकते हो, देखिए कितने बार पूछा गया है, कितने बार पूछा गया है और कितने बार पूछ भी सकते हैं, इसकी आशंकाएं भी जता सकते हो, बराबर है? तो बताइए इसका उत्तर क्या रहने वाला है? लाइट ईयर माने कि जिसे कि हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, उसका संबंध किससे है रे? सॉरी, फिर से रे निकल गया। हाँ बताइए, लाइट ईयर माने कि प्रकाश वर्ष, उसका संबंध किससे होता है? बहुत बढ़िया, सभी को पता है, सभी ने इसका उत्तर दे दिया है। डिस्टेंस माने कि जिसे बोलेंगे हम दूरी, जिसे बोलेंगे हम दूरी, ठीक है। अब मेरा भी एक सवाल आप सभी से, सभी के लिए मेरा एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। हम क्लास तो यहीं पे खत्म करें, पर आप सभी के लिए एक सवाल है। साउंड, साउंड माने कि जिसे हम ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि की अगर हमें इंटेंसिटी गिननी है तो वो किस में गिनते हैं? इसका आंसर भी आपको देना है, पर क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। ध्वनि माने कि साउंड, वो किस में गिनते हैं इंटेंसिटी उसकी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया, आपने मुझे भी संभाला, मेरे कुछ शब्द थे उनको भी संभाल लेना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कल फिर से मिलेंगे, जब कभी भी क्लास रहेंगी आपको वैसे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और सभी से एक निवेदन भी है मेरा कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक तो करना ही है, कमेंट तो आपने वैसे भी कर ही रहे हो, ठीक है, पर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ पाए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हम ला पाए, और ये ज्ञान जो आपको बांट रहे हैं वो सभी के पास चला जाए, क्योंकि ज्ञान ही है जो दुनिया को चला रही है, बराबर है। तो उसी के साथ यही एक मोटिवेशन, यही एक संदेश के साथ ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और कल या परसों जब भी होगा मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।